नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफ में एंड बुलेट पॉइंट्स में फार्म बिल्स के बारे में एंड जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस लिए चल रहा है। बट इन सब से जानने से पहले, इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले हम जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो कैसे होता है ये भी थोड़ा सा जानेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट लाई है 3 फार्म बिल्स और इन फार्म बिल्स के आते ही फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया है ऑल ओवर इंडिया एंड मेनली अगर देखा जाए सो बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स ने इसका प्रोटेस्ट किया है। तो क्या रीज़न है कि बेसिकली इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जबकि गवर्नमेंट के कुछ अपने व्यूज़ हैं। अगर कोई वो बिल लाई है तो उसके कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे, बट क्यों फार्म बिल प्रोटेस्ट हो रहा है ये समझते हैं। एंड और ये ऑर्डिनेंस या ये बिल है, ये क्या चीज़ है। इस फार्म बिल को या फार्म प्रोटेस्ट को कई लोगों ने ट्रैक्टर प्रोटेस्ट भी का बताया है और कई लोगों ने इसमें स्लोगन भी दिया है किसान बचाओ मंडी बचाओ, जो बेसिकली ये एपीएमसी मंडीज के बारे में बात करते हैं या ये आंदोलन है। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया में एग्रीकल्चर होता कैसे है, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है। अगर आज़ादी के टाइम पे देखा जाए, जब आज़ादी मिली थी या इंडिपेंडेंस वी गॉट, तब बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इन द होल्ड, मतलब इसको ट्रेडर्स और लेंडर्स, मनी लेंडर्स कंट्रोल करते थे, क्योंकि किसान इनसे कर्ज लेता था तो बेसिकली इनके ही मुताबिक इनकी किसान फसल बेचता था। जो ये प्राइस देते थे, जो ये प्राइस लगाते थे, उसी हिसाब से किसान को करना पड़ता था। इस चक्कर में किसान के हाथ में अपनी प्राइसिंग पावर नहीं थी, किसान अपना सही दाम नहीं लगा सकता था। सो बेसिकली होता क्या था इसमें कि किसानों को बहुत गलत दाम मिलते थे, सही दाम नहीं मिल पाते थे और वो कर्जे में ही डूबा रहता था, क्योंकि जो प्राइसिंग पावर थी वो मनी लेंडर्स या जो महाजन होते थे उनके हाथ में, या जो ट्रेडर्स होते थे उनके हाथ में रहता था। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एपीएमसी बनाई, दैट इज़ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसने क्या किया, इसने स्टडी किया और फिर क्या किया, एक मार्केट एरिया बनाया, दैट इज़ द मंडी बनाई स्टेट लेवल पे, एंड जिसकी जुडिशन बेसिकली मार्केट कमेटी के पास थी, एपीएमसी के पास थी। इस मंडी की जो जुडिशरी थी वो बेसिकली एपीएमसी के पास थी। द रीज़न टू बिल्ड अप दिस एपीएमसी वॉज to take the control over the traders and money lenders who were exploiting the farmers. अब ट्रेडर्स को इसमें क्या था कि पहले लाइसेंस लेना था गवर्नमेंट से, फिर जाके इस मंडी में वो किसान से उनकी फसल खरीद सकते थे। गवर्नमेंट ने इस मंडी को सपोर्ट करने के लिए या फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एमएसपी भी लाए। एमएसपी क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर एक प्राइस के नीचे फसल जा रही है तो बेसिकली गवर्नमेंट ही वो फार्मर से खरीद लेगी, जिससे कि कम से कम फार्मर की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो निकल आए। अकॉर्डिंग टू देवेंद्र शर्मा, एपीएमसी इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस विच लेड टू द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। आज जो हम लोग बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, इंडिया फूड सरप्लस की, ये बेसिकली एपीएमसी ही की देन है, क्योंकि इन्होंने मंडीज़ बनाई जहाँ फार्मर्स अपना जाके माल बेच देते थे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिल जाता था तो उनकी भी लागत निकल आती थी, एंड दिस हाउ, इस तरीके से ये साइकिल चल रही थी। क्लियर? तो इस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट या एग्रीकल्चर सेक्टर को, एंड अब समझते हैं ये जो 3 फार्म बिल्स आए हैं ये क्या गवर्नमेंट ने प्रपोज किया या क्या क्या आए हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ये जो बिल आए हैं ये फेवर करते हैं उनकी आइडियोलॉजी को कि बेसिकली वन नेशन वन मार्केट। कहने का मतलब है एक नेशन एक मार्केट का आइडियोलॉजी को फेवर करते हैं। उनका ये भी मानना है गवर्नमेंट का कि इससे फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है फार्मर्स को, कि वो दुनिया, मतलब इंडिया में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एपीएमसी में जाएं। तीसरा, अब एक चीज़ समझिए कि एपीएमसी का जो एमएसपी प्राइस होता है, जो बेसिकली आपको मिलता है
मंडी में मिलता था वो 6% ऑफ द फार्मर्स ही सिर्फ पा पाते थे। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स बाहरी होते थे, एपीएमसी मंडी के बाहर होते थे, और एमएसपी उसमें रेगुलेटेड नहीं होता था, क्योंकि जो एमएसपी है वो एपीएमसी मंडी में ही रेगुलेट होता था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 एंड 13 में जो गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया था, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स एपीएमसी मार्केट के बाहरी होते थे और एमएसपी के उसमें नहीं होते थे, मतलब रेगुलेटेड नहीं होते थे। सो एमएसपी यूजलेस है। बट अब आप एमएसपी का इम्पैक्ट समझिए कैसे होता था। जब आप मंडी में जाएंगे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि एमएसपी 1000 रुपये कुंटल है, इसका मतलब ये है कि फार्मर जाके वहाँ 1000 रुपये में बेच सकता है। अब ट्रेडर्स क्या करते थे, जो फार्मर्स मंडी में जाते थे उनको वो एपीएमसी मतलब एपीएमसी मंडी जाते थे, वहाँ एमएसपी पे वो 1000 रुपये कुंटल बेच सकते थे। जो बाहर ट्रेड्स होते थे उनको भी इनडायरेक्टली एपीएमसी या एमएसपी जो प्राइस होता था उसका सपोर्ट मिल जाता था। कैसे कि बाय चांस ट्रेडर गया और फार्मर से बोला, किसान से बोला कि भाई मैं तुम्हारा फसल खरीदना चाहता हूँ, 1000 रुपये चल रहा है कुंटल, मैं तुमसे 800 रुपये में ले लूँगा, बट तुम्हारे खेत पे आऊँगा, तुम्हारे खेत से उठा ले जाऊँगा, ट्रैक्टर ट्रॉली का तुम्हारा खर्चा बचेगा, सब कुछ बचेगा। तो किसान भी करता था कि भाई हम मंडी तक जाएंगे, अपना फसल लेके जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम इन्हीं को 800 रुपये में बेच दें, 200 रुपये डिस्काउंट में। लेकिन अब एमएसपी इसको सपोर्ट कैसे करता था कि अगर बाई चांस कोई ट्रेडर आया और कहे कि मैं 600 ही रुपये दूंगा, तो किसान कहेगा नहीं, मैं तो थोड़ा सा खर्चा उठाऊंगा और मैं एपीएमसी मंडी चला जाऊंगा और वहाँ बेचूंगा, 1000 रुपये में बेचूंगा। तो प्राइस बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स तोड़ नहीं पाते थे, क्योंकि एमएसपी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होता था। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस, जितना भी एपीएमसी के बाहर ट्रेड होगा वो टैक्स फ्री होगा। अब इस डिसीजन से फार्मर्स को ऐसा ये लग रहा है कि ये टैक्स फ्री करके बेसिकली मंडी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मंडी में कोई आएगा नहीं, बाहर बिकेगा, सब टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, मंडी ख़त्म हो जाएगी। मंडी ख़त्म होगी तो एमएसपी ख़त्म होगा, और एमएसपी ख़त्म होगा तो मतलब प्राइस डिस्कवरी सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता था वही ख़त्म हो जाएगा। अब मंडी क्यों चाहते हैं? एमएसपी लगता है इस बार तो मंडी चाहते ही हैं, बट मंडी का एक और इम्पोर्टेंस है, मंडी रेगुलेटेड होती हैं, मंडी में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होते हैं और एमएसपी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। आउटसाइड मंडी कोई भी ट्रेड रजिस्टर्ड नहीं होगा, एमएसपी वर्क नहीं करेगा, एंड फिर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होगा। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन का भी एक सिंपल सा वो है एजेंडा। जब दोनों पार्टीज़ एंड काउंटर पार्टीज़ बराबर हस्ती होते हैं या बराबर की उनकी वो होती है, औकात होती है, या यूँ कह दीजिए कि उनकी पावर होती है, तब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाती हैं। जहाँ एक पार्टी लाइक एमएनसी है या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं और दूसरी साइड एक गरीब फार्मर है जो इलिटरेट है या लिटरेट भी है लेकिन गरीब है, वहाँ पे बेसिकली रेगुलेशन या रेगुलेटर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ की तालमेल ही नहीं है। क्लियर? तो इस मारे ये मंडीज़ बहुत बेनिफिशियल थी। इसी मारे फार्मर्स कह रहे हैं कि ये जो बिल आया है ये बेसिकली कॉर्पोरेट हाउसेस को सपोर्ट करने के लिए आया है, क्योंकि इससे क्या होगा, एमएनसीज या बिग कंपनीज का मोनोपोली हो जाएगी, वो प्राइस कंट्रोल करेंगे और वो अपनी प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात में पेप्सी कॉर्पोरेशन ने गुजरात फार्मर्स के ऊपर मालहानि का केस कर दिया। ये एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है। एंड एक चीज़ और समझिए कि अपने यहाँ फार्मर्स इतने ना अमीर हैं और ना ही इतने लिटरेट हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है बाय वेरी हाई क्वालिफाइड बैटरी ऑफ लॉयर्स कि उसका वो टैकल कर सके। और मैनी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये जो फ्री मार्केट वन नेशन की बात हो रही है, दिस इज़ जस्ट एप्लीकेबल, ये पहले ही से था। फार्मर अपना कहीं भी माल बेच सकता था। द ओनली थिंग वॉज कि अगर आप पर फार्मर कितना एरिया वो कल्टीवेट करता है, उससे कितनी उपज होती है, कितना वो कमा लेता है, मतलब उत्पादन होता है उसका, अगर वो कैलकुलेट किया जाए तो वो जा ही नहीं सकता है। कोई हरियाणा का या उत्तर प्रदेश में पैदा करने वाला किसान के केरला जाके नहीं बेच सकता है।
उसका इतना माल ही नहीं है, उसका इतना नहीं, तो वो क्या करता है, वो लोकल मंडीज़ में जाता है, एपीएमसी मंडीज़ में चला जाता है। बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट चला जाता था। तो ये एक सिर्फ प्रैक्टिकल मतलब एक इल्यूशन है कि फार्मर कहीं भी जाके बेच सकता है। फार्मर तो वैसे भी कहीं बेच सकता था, लेकिन क्या उसके पास इतनी ज़मीन है, इतना उसके पास उत्पादन है कि वो 2 ट्रक 10 ट्रक करके जाए और कहीं और बेचे और कंट्रोल करे और अपना प्राइस डिमांड करे? क्योंकि आप चीज़ समझिए, फार्मर यहाँ से वहाँ कहीं ट्रैवल भी करेगा, फार्मर के पास एक वो प्रोडक्ट है जो हर दिन गिरता है, जिसकी हर दिन प्राइस कम है और वो सड़ता है, उसको कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर बेचना होता है, जो फार्मर नहीं कर सकता है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस हार्डली मैटर्स टू द फार्मर। बिल्कुल क्लियर समझिए, चाहे कोई कितना भी कहे कि फार्मर कहीं भी जाके बेच सकता है, उसके लिए मैटर ही नहीं करता है। वो खीरा उगा के 20 दिन या 25 दिन में अगर केरला जा पाएगा तो उसका तो फसल ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। सो ही कैन नॉट। तो ये जस्ट टॉक है और कुछ भी नहीं है। टू सम अप द होल इशू, अगर हम पूरे इस इशू को समझें और बताएं तो इट्स जस्ट the fight or the argument between free market and the regulated market. Free market जो लिबरलाइजेशन क्या होता है कि बेसिकली फ्री मार्केट, बट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरा ये मानना है कि हमेशा रेगुलेटेड मार्केट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों पार्टीज़ में बराबरी का वो नहीं है, ना उनके पास मनी पावर है ना कुछ है। मतलब फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट हाउस आता है, एक बड़ी कंपनी आती है जिसके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है, पैसा है, सब कुछ है, और एक किसान से ख़रीदते हैं। कुछ भी गड़बड़ होता है तो दोनों पार्टीज़ के बीच में तालमेल ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है किसान के पास, उतने एजुकेशन नहीं है, वो वकील नहीं कर सकते इतने महंगे महंगे। सो बेसिकली इस मारे ये रेगुलेटेड होना चाहिए कि जिसमें एक मीडियम हो, स्पेशली गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है फार्मर्स को। फ्री मार्केट वहाँ वर्क करती है जब पार्टी एंड काउंटर पार्टी बराबरी के हों। और ये इशू यही नहीं है, ये इशू अगर आप देखें, अगर मैं यूएस की स्टडीज़ जो मैंने पुरानी वीडियोस में बनाया है, अगर मैं उन स्टडीज़ को देखा जाए और समझा जाए, जहाँ मोनोपोली है एमएनसीज़ की और फार्मर्स के साथ डायरेक्टली मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, फॉर द लास्ट फ्रॉम 1960s अगर देखा जाए तो फार्मर की इनकम इन यूएस गिरी है और स्टीपली गिरी है। सो ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो रेट अच्छा ही मिलता है, वो एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, और जैसे अमेरिका के केस में देखा गया था। सो इस मारे फ्री मार्केट से ज़्यादा एम्फसाइज होना चाहिए रेगुलेटेड मार्केट में, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ बराबरी नहीं है। अगर दोनों पार्टी बराबर की हैं तो आप फ्री मार्केट दीजिए, जो अच्छा ऑफर दे जाए वो ले जाए, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी, द मार्केट शुड बी रेगुलेटेड, एंड यही शायद फार्मर्स एंड वो डिमांड कर रहे हैं। अब फार्मर्स की डिमांड क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए तो उनकी कुछ बेसिक डिमांड्स हैं। पहला चीज़ ये 3 फार्म बिल्स वापस लिए जाए, एक। दूसरा, एपीएमसी मंडीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर मंडी नहीं रहेंगी तो एमएसपी नहीं लग पाएगा, एमएसपी नहीं होगा तो प्राइस डिस्कवरी, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। तो इवन जो मंडी के बाहर एमएसपी पे नहीं बिकते थे वो भी रेफरेंस पॉइंट एमएसपी ही लेते थे और इतना ज़्यादा रेट नहीं गिरता था। फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा फार्मर है, उसके पास कोई ट्रेडर गया, बोला कि भाई एमएसपी 1000 रुपये है, तुम हमें 900 रुपये बेच दो, तो किसान बेच देता था, क्योंकि वो मंडी तक जाएगा, लेके जाएगा, वहाँ बेचेगा, इससे अच्छा तुम ले जा रहे हो 900 में। लेकिन अगर वही ट्रेडर कहेगा मैं 600 में बेच दो, तो किसान कहेगा हम मंडी चले जाएंगे, वहाँ बेच देंगे जाके। सो इस मारे एमएसपी या एपीएमसीज मंडीज़ इनडायरेक्टली भी फार्मर्स को बहुत सपोर्ट करती थी। तीसरी उनकी डिमांड है कि एमएसपी रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें और रेगुलेशंस लाने चाहिए। अब कुछ लोग का इसमें ओपिनियंस है, जो बेसिकली उनका ओपिनियन ये है कि फ्री मार्केट अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो फ्री मार्केट होती है, ओपन मार्केट होती है, उसमें एमएनसीज आती हैं और वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, और अगर प्रॉफिट के लिए काम करेंगी तो वो इधर द पार्टी दैट द काउंटर पार्टी लाइक फार्मर्स उनको एक्सप्लॉइट करेगी, नहीं तो कुछ और करेंगी। क्लियर? सो रिसोर्सेज या जो एग्रीकल्चर वो है सेक्टर है, वो एमएनसीज को एक्सप्लॉइट करने को नहीं देना चाहिए। क्लियर? अब समझते हैं
ये तो ऑर्डिनेंस की बात है। अब इसका सल्यूशन क्या है? इसके कई सल्यूशंस हैं, जो बेसिकली वन ऑफ द सिंपल सल्यूशन इज़ कि एमएसपी लगना चाहिए। एमएसपी मंडी में ही लगना चाहिए और बाहर भी लगना चाहिए, और रेगुलेटेड होना चाहिए। रेगुलेटेड होना चाहिए मतलब गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना चाहिए, ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो एंड उनकी सराह हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आरबीआई इन 2011 एंड 12 0.4% ऑफ द जीडीपी वॉज इन्वेस्टेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है, तो रिटर्न्स की कैसे बात होगी? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब इन्वेस्टमेंट हो तब रिटर्न हो। अब 0.4% अगर आपका जीडीपी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो फिर रिटर्न्स की कैसे बात हो रही है? ठीक है। वी शुड ऑल्सो बिल्ड अप, मतलब हम लोग को और APMCs बिल्ड करने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए और रेगुलेटेड होना चाहिए। सो ये था ब्रीफ में पूरा फार्म बिल का सिनेरियो, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट कौन से बिल्स लाई है, एंड तीसरी चीज़ है इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। हर चीज़ का सिंपल सा एक कारण है, फ्री मार्केट वर्सेस रेगुलेटेड मार्केट की ये फाइट चल रही है। ओपिनियंस ज़्यादातर यही कह रहे हैं, जो इस सेक्टर को बहुत कायदे समझते हैं, उनका यही ओपिनियन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रेगुलेटेड मार्केट के ही तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टीज बराबर नहीं है। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। थैंक यू।